नमस्कार। आज हम भारत की सबसे ज़रूरी साइंस परीक्षाओं में से एक CSIR नेट के बारे में बात करेंगे। इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये है क्या और क्यों इतनी ज़रूरी है। अगर भारत में एक शानदार रिसर्च करियर बनाना है तो उसकी चाबी क्या है? ये वो सवाल है जो साइंस में कुछ बड़ा करने का सपना देखने वाले हर स्टूडेंट के मन में जरूर आता है। और इसका जवाब है एक सिंगल नेशनल एग्जाम। जी हाँ, CSIR नेट ही वो दरवाज़ा है जो देश में एक साइंटिस्ट के तौर पर करियर के अनगिनत मौके खोलता है। तो इस पूरे सफ़र को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले जानेंगे कि ये परीक्षा भारत में इतनी अहम क्यों है। फिर बात करेंगे कि कौन-कौन ये परीक्षा दे सकता है। इसके बाद एग्ज़ाम के पैटर्न को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि इसे पास करने के बाद करियर के कौन-कौन से रास्ते खुलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, भारत की प्रमुख विज्ञान परीक्षा, और समझते हैं कि ये वो गेटवे क्यों है जिसके बारे में सब बात करते हैं। अच्छा, तो ये CSIR नेट है क्या? इसका पूरा नाम है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एक नेशनल लेवल का एग्जाम है जिसके असल में 2 बड़े मकसद हैं। पहला, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसे GRF कहते हैं, और दूसरा, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी तय करना। लेकिन ये इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, इसे पास करने पर जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का रास्ता साफ हो जाता है, और अब तो ये भारत की ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में PhD में एडमिशन के लिए भी ज़रूरी हो गया है। इतना ही नहीं, इससे सरकारी कंपनियों यानी PSUs में भी जॉब्स के दरवाजे खुलते हैं। सीधे सीधे कहें तो ये साइंटिफिक फील्ड में काबिलियत का एक पैमाना है। अब आते हैं दूसरे और बहुत ज़रूरी हिस्से पर, अपनी एलिजिबिलिटी की जांच। चलिए देखते हैं कि इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए क्या नियम और शर्तें हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि यहाँ 2 रास्ते हैं और दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। एक है JRF, जो एक फिक्स टाइम के लिए मिलता है और आपको हर महीने स्टाइपेंड के साथ एक फंडेड PhD करने का मौका देता है। और दूसरा है लेक्चरशिप, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर, जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने के लिए लाइफ टाइम की एलिजिबिलिटी दे देता है। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो कैंडिडेट के पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए या वो फाइनल ईयर में हो। जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए कम से कम 55% मार्क्स चाहिए, जबकि SC, ST, दिव्यांग और थर्ड जेंडर कैंडिडेट्स के लिए ये 50% है। और एक मज़ेदार बात यह है कि अब 4 साल की बैचलर डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बस उनके 75% मार्क्स होने चाहिए। हाँ, रिजर्व कैटेगरीज को यहाँ भी छूट है। अब बात करते हैं उम्र की, और यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। JRF के लिए जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स की अपर एज लिमिट 30 साल है, हालांकि दूसरों के लिए इसमें छूट है। वहीं दूसरी तरफ लेक्चरशिप के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। JRF के लिए उम्र में जो छूट मिलती है वो भी देख लेते हैं। OBC मतलब नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स को 3 साल की छूट मिलती है, तो उनके लिए मैक्सिमम एज 33 साल हो जाती है। और SC, ST, दिव्यांग, थर्ड जेंडर और सभी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट्स को 5 साल की छूट मिलती है, मतलब वो 35 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकती हैं। चलिए अब एग्ज़ाम के अंदर झांकते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सही स्ट्रैटेजी ही कामयाबी दिलाती है। एग्ज़ाम को मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा गया है। पार्ट ए होता है जनरल एप्टीट्यूड का, जो 30 नंबर का है। पार्ट बी होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, ये 70 नंबर का है। और फिर आता है सबसे बड़ा खिलाड़ी, पार्ट सी, जो एनालिटिकल होता है, और ये पूरे 100 नंबर का है। मतलब कुल 200 में से आधे मार्क्स तो अकेले इसी सेक्शन के हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है, इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का जो राज है ना, वो पार्ट सी में ही छुपा है। इस पार्ट में जिसने अच्छा कर लिया उसका काम बन गया। लेकिन पार्ट सी इतना खास क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ रटने की नहीं बल्कि सोचने, समझने और साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने की काबिलियत को टेस्ट करता है। हर सही सवाल पर 4 नंबर मिलते हैं, जो सबसे ज़्यादा है। यहाँ स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 75 में से सिर्फ 25 सवाल ही करने होते हैं। इसमें एक्सपेरिमेंट और डेटा वाले सवाल होते हैं। और हाँ, हर गलत जवाब पर 1 नंबर कट भी जाता है, तो तुक्केबाजी यहाँ नहीं चलेगी। और अब आते हैं सबसे मज़ेदार हिस्से पर, कि इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद होता क्या है, कौन-कौन से दरवाजे खुलते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला और बड़ा फ़ायदा है JRF का स्टाइपेंड। एक जूनियर रिसर्च फेलो को हर महीने 37,000 रुपये मिलते हैं। और ये यही नहीं रुकता,
2 साल बाद जब वो सीनियर रिसर्च फेलो यानी SRF बन जाते हैं तो ये अमाउंट बढ़कर 42,000 रुपये महीना हो जाता है। रिसर्च के दौरान ये एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल सपोर्ट है। इन दोनों क्वालिफिकेशंस की वैलिडिटी में भी जमीन आसमान का फर्क है। JRF का सर्टिफिकेट सिर्फ 2 साल के लिए वैलिड होता है, मतलब इस टाइम के अंदर PhD या किसी रिसर्च प्रोग्राम में एडमिशन लेना ही होता है। वहीं दूसरी तरफ लेक्चरशिप का सर्टिफिकेट लाइफ टाइम के लिए वैलिड है, जो टीचिंग के लिए एक परमानेंट क्वालिफिकेशन है। PhD में एडमिशन का तरीका भी अब काफी बदल गया है और बेहतर हो गया है। अब नेट स्कोर के बेस पर कैंडिडेट्स को 3 कैटेगरी में रखा जाता है। कैटेगरी 2 और 3 के लिए ये स्कोर PhD एडमिशन के लिए 1 साल तक वैलिड रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब एडमिशन में 70% वेटेज नेट स्कोर का और 30% वेटेज यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू का होगा। इससे पूरी प्रोसेस काफी ट्रांसपेरेंट हो गई है। तो कुल मिलाकर CSIR नेट पास करने के बाद करियर के बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। IITs जैसे टॉप संस्थानों में फंडेड PhD करने से लेकर यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने तक। इसके अलावा PSUs में साइंटिफिक ऑफिसर बन सकते हैं, प्राइवेट कंपनियों के R&D डिपार्टमेंट में जा सकते हैं और रिसर्च सेक्टर में कंसल्टेंट के तौर पर भी काम कर सकते हैं। मौके ही मौके हैं। तो ये सब जानने के बाद अब सवाल ये है, क्या CSIR नेट वो अगला कदम है जो किसी के एकेडमिक और रिसर्च करियर को एक नई दिशा दे सकता है? इसका जवाब हर किसी के अपने लक्ष्यों पर निर्भर करता है।